मैंने हमारे पुजारी के लिए पहले ही एक नए आवास की व्यवस्था कर दी है। होंशी, पुजारी को वहां ले जाओ। होंशी कियाओ शीशी के पास गई। पुजारी जी कृपया मेरे साथ आइए। यह जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हम अभी जिस जगह पर रह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। पुजारी जी, नया पत्थर का घर अधिक विशाल है। इसमें रहना अधिक आरामदायक होगा। शमन के अपने निजी मकसद थे। उसने जो नया घर बनवाया था वह उसके घर के करीब था, जिससे होंशी के लिए कियाओ शीशी के साथ बातचीत करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। लेकिन कियाओ शीशी ने फिर भी इनकार कर दिया। अपना लक्ष्य पूरा कर लेने के बाद कियाओ शीशी अब यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे अभी भी आने वाली ठंड के लिए तैयारी करनी थी और भोजन इकट्ठा करने का एक अधूरा काम भी बाकी था। पूरा। शमन, क्या आप घास के फल के बारे में जानते हैं? शमन ने भौहें चढ़ाई। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। ये किस तरह का दिखता है? कियाओ शीशी ने घास के फल के आकार का वर्णन किया। शमन के कुछ बोलने से पहले ही होंशी ने बीच में दखल दिया। मुझे पता है कि यह कहाँ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ पादरी जी, मैं आपके लिए उसे ले आ सकता हूँ। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आपको बस मुझे ये बताना होगा कि यह कहाँ मिलेगा। अस्वीकृति से विचलित न होते हुए होंशी ने कहा, यह काफी दूर है। मैं आप सबको वहां ले जा सकता हूँ। अध्याय 33, आप उसे कब ले जाने वाले हैं? कियाओ शीशी ने मना नहीं किया। तो मैं इसे आप पर छोड़ देता हूँ। होंशी से समय तय करने के बाद कियाओ शीशी अपने शावकों के साथ चली गई। होंशी को महसूस हुआ कि किसी की ठंडी निगाहें उस पर पड़ रही हैं। उसने ऊपर देखा और जिनलिंग की गहरी सुनहरी आंखों से उसकी नजरें मिली। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। कल रात जिनलिंग ने कबीले के एक दर्जन पुरुषों को पीट-पीट कर जमीन पर गिरा दिया था। वह एक था पूर्ण अपमान। वह निश्चित रूप से मजबूत होने और उसे हराने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेगा। घर लौटकर कियाओ शीशी ने खुले हुए आंगन और पत्थरों को देखकर भौहें सिकुड़ी। घर, न तो कोई बाड़ थी और न ही कोई दरवाजा, इसलिए वहां बिल्कुल भी निचता नहीं थी। आज माँ घर के लिए एक दरवाजा और आंगन के लिए एक बाड़ बनाने की योजना बना रही है। मुझे सबकी जरूरत होगी। थोड़ी देर में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ठीक है। जिनलिंग ने कियाओ शीशी से पूछा कि वह किस तरह का व्यंजन बनाना चाहती है। कियाओ शीशी ने आंगन के चारों ओर इशारा किया। हम इस पूरे इलाके की बाड़ लगा देंगे। जब शावक घर पर होंगे तो उनके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जनजाति के पीछे एक बड़ा जंगल है। मैं कुछ और लकड़ी लेने जाता हूँ। यह एक ऐसा काम था जिसमें कियाओ शीशी मदद नहीं कर सकती थी। फिर मैं शावकों को और कंकड़ और पीली मिट्टी इकट्ठा करने के लिए ले जाऊंगा। हम इनका उपयोग कर सकते हैं। दीवारों पर प्लास्टर बाद में कर लेना। ठीक है। जिनलिंग के जाने के बाद कियाओ शीशी ने कल के गंदे जानवरों की खाल के कपड़े लिए और वह अपने शावकों के साथ बाहर गई। नदी के किनारे काफी गीली मिट्टी थी और वह उस पर जानवरों की गंदी खाल धो सकती थी। एक ही समय में कपड़े पहनना। जब कियाओ शीशी अपने शावकों के साथ नदी के किनारे पहुंची तो वहां कई मादा पशु पुरुष मौजूद थे। वे पहले से ही वहां मौजूद थे, या तो पानी में नहा रहे थे या अपने चमड़े के कपड़े धो रहे थे। कियाओ शीशी को देखकर महिला पशु मानव अचेतन रूप से दूर हट गई। लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी घृणा नहीं बल्कि भय के भाव थे। कियाओ शीशी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपने शावकों से कहा, माँ यही कपड़े धोएगी। आप सभी लोग आसपास से कुछ पत्थर इकट्ठा कर सकते हैं। मेरा काम खत्म होने के बाद हम उन्हें एक साथ वापस ले जाएंगे। ठीक है। डिटर्जेंट न होने के कारण कियाओ शीशी के पास कपड़ों को पानी में भिगोकर गंदगी हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें हाथ से रगड़ने से पहले सौभाग्य से जानवरों की खाल को साफ करना आसान था और कुछ उन्हें पूरी तरह से साफ करने के लिए कुछ बार धोना ही काफी था। काम खत्म करने के बाद कियाओ शीशी ने साफ चमड़े के कपड़े एक तरफ रख दिए और पत्थर इकट्ठा करने लगी। वह अपने शावकों के साथ पीली मिट्टी खोद रही है। पुजारी जी, आप क्या कर रहे हैं? कियाओ शीशी ने मुड़कर देखा तो मी लैन और मी क्यूई उसकी ओर आ रही थी। कृपया मुझे बस शीशी कहकर बुलाइए। मैं पत्थर इकट्ठा कर रहा हूँ और पीली मिट्टी खोद रहा हूँ। मैं निर्माण करना चाहता हूँ एक मजबूत बाड़। हम आपकी मदद करेंगे। वे दोनों तुरंत काम पर लग गए। उनकी गतिविधियां तेज और कुशल थीं, बिना किसी रुकावट के। महिलाओं से अक्सर जुड़ी कोमलता का संकेत। कुछ ही देर में समूह ने नदी के किनारे पीली मिट्टी और कंकड़ों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। यात्राओं में इसे वापस लाना बहुत भारी होगा, ये थका देने वाला होगा। कियाओ शीशी ने चारों ओर देखा और थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसके पत्ते उसके पूरे शरीर जितने बड़े थे। वह अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गई, पेड़ पर कूद गई और बड़े बड़े पत्ते तोड़ने लगी। कियाओ आंग और कियाओ पेड़ के नीचे खड़ी होकर गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर रही थी। माँ, हम इतने सारे पत्ते क्यों तोड़ रहे हैं? जब उसे लगा कि उसका मन भर गया है तो कियाओ शीशी पेड़ से नीचे कूद गई। हम पत्थरों और पीली मिट्टी को वापस लाने के लिए एक साधारण स्लेज बनाएंगे। कियाओ शीशी ने पत्तों को एक जगह इकट्ठा किया और मिट्टी के ढेर के पास लौटाए। कियाओ ली अपने पैर जितनी मोटी कई शाखाओं को भी घसीटता हुआ ले गया। मी लैन और मी क्यूई ने कुछ लताएं लाकर मदद की। जिक्सी, तुम आखिर बना क्या रही हो? कियाओ शीशी ने लताएं पकड़ी और मुस्कुराई। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उसने कुछ छोटी शाखाओं को बड़ी शाखाओं के बीच में रखकर उन्हें बांध दिया। लताओं के साथ कसकर जुड़ा हुआ। शाखाओं के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद उसने पत्तियों को बंधे हुए फ्रेम पर रख दिया और उन्हें लताओं से बांधना जारी रखा। लो, स्लेज का काम पूरा हो गया। हम इस पर पत्थर रखकर इसे वापस खींच सकते हैं। जिज्ञासावश कियाओ आंग ने उस पर पत्थर रखना शुरू कर दिया। जब वह भर गया तो कियाओ शीशी ने उसे पकड़ लिया। आगे की ओर दो लताएं थीं और वह चलने लगा। जैसे जैसे वह चलती गई, वह साधारण सी स्लेज भी उसके साथ चलती गई। यह उससे कहीं अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुआ। सारा सामान हाथ से वापस ले जाना। माँ, मुझे खींचने में आपकी मदद करने दीजिए। मैं भी खींचना चाहता हूँ। मैं भी खींचना चाहता हूँ। सभी शावक मदद करने के लिए उत्सुक थे। दूर से देख रही महिला पशुमानव कियाओ शीशी की स्लेज को देखकर चकित रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की चीजें कर सकते हो। हमें एक बनाकर उसे पैरों के पास रखना चाहिए, पहाड़ से फल ढोने के लिए। पुजारी सचमुच हमसे अलग है। कियाओ शीशी को यह नहीं पता था कि एक साधारण सी स्लेज बनाकर ही उसकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन दरिंदों की नजरों में सुधार हुआ। जब तक वे घर पहुंचे तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। मीलैन, मीची, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कृपया भोजन के लिए रुकें। मैं कुछ बनाऊंगा आपके लिए स्वादिष्ट। ठीक है। हमने कल कहा था कि हम येलो अर्थ फ्रूट चखने आना चाहते हैं। कियाओ शीशी ने पीले मिट्टी के फलों को छोटे पत्थर के घर से निकालकर धोया और साथ ही कल का बचा हुआ मांस भी निकाल लाया गया। जब मी लैन और मी क्यूई ने कियाओ शीशी को आग लगाते देखा तो वे दोनों डर के मारे पीछे हट गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कियाओ शीशी आग को कितनी सहजता से संभाल रही थी तो वे उत्सुकता से सोचने लगे और करीब आ गया। जिक्सी, क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मैं आपको इसका उपयोग करना सिखा सकता हूँ। आग पर पका हुआ खाना स्वादिष्ट होता है।
मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे जल्दी सिखाओ। मीची अधिक साहसी थी और तुरंत कियाओ शीशी के बगल में चली गई। कियाओ शीशी ने कोई संकोच नहीं किया और इसे सुरक्षित रूप से उपयोग करने का तरीका सावधानीपूर्वक समझाया। कुछ ही देर में खाना पकने की खुशबू हवा में फैलने लगी। ये बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, शीशी। ये खाना स्वादिष्ट लग रहा है। पीली मिट्टी के फल के साथ पकाया हुआ मांस एक ऐसी चीज थी जिसे कियाओ शीशी को बेहद पसंद था। हालांकि यहाँ कोई मसाला नहीं था, नमक भी नहीं, इसलिए हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ अलग है, लापता था। जिनलिंग ने उल्लेख किया था कि मध्यम और बड़े कबीलों के पास नमक होता है, लेकिन ये काफी कीमती होता है। ब्लैकस्टोन जनजाति जैसी छोटी जनजातियां अधिकतर नमक के बिना ही रहती थी और उनके पास नमक के स्रोत तक पहुंचने के लिए कोई नहरें नहीं थी। इसके लिए उसे व्यापार करना पड़ता था, इसलिए उसके लिए इसे यहाँ प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। खाना तैयार होते ही कियाओ शीशी ने बाहर शोरगुल सुना। वह जिनलिंग थी, वह वापस आ गया था। मीची ने जिनलिंग को लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा लेकर लौटते हुए देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव भरे हुए थे। उसने कियाओ जिक्सी को धक्का दिया। जिक्सी, वह सुनहरा बाघ नर कितना सक्षम है और दिखने में भी आकर्षक है। आप कब योजना बना रहे हैं? क्या आप उसे अपना साथी बनाना चाहेंगे? कियाओ शीशी अपने ही थूक में फंस गई और खांसने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया। आवाज सुनकर जिनलिंग आगे बढ़ा और कोमल आवाज में उसकी पीठ थपथपाई। आपको घुटन क्यों हुई? मी क्यूई और मी लैन लगातार कियाओ शीशी को आंख मार रही थी। घबराई हुई कियाओ शीशी ने जिनलिंग का हाथ पकड़ लिया। मैंने अभी अभी खाना बनाना खत्म किया है, पहले खाना खा लेते हैं। जिनलिंग ने उसके शर्माते हुए चेहरे पर एक नजर डाली, उसकी आंखों में एक गर्मजोशी भरी वसंत जैसी कोमलता भर गई। उसने अभी अभी उनकी बातचीत सुन ली थी, लेकिन वह कियाओ शीशी पर दबाव नहीं डालेगा। उसे तुरंत स्वीकार कर ले। मैं जाकर हाथ मुंह धो लेता हूं और तुरंत वापस आता हूं। जिनलिंग के जाते ही मीची और मीलैन जोर से हंस पड़ी। जिक्सी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? ये लाल बेर जैसा दिखता है। कियाओ शीशी ने उन्हें घूर कर देखा। खाना सामने रखा है और फिर भी तुम लोग चुप नहीं रह सकते। तभी वे दोनों आज्ञाकारी होकर पत्थर के स्टूल पर बैठ गए। जब कियाओ शीशी अपने शावकों को खाने के लिए बुला रही थी, तभी उसने कई पशु मानवों को देखा। दूर से आ रहा है। कियाओ ली अपने पत्थर के स्टूल से उछल पड़ा, उसकी सांप जैसी आंखें धमकी भरे अंदाज में उस पर टिकी हुई थी। नवागंतुक। जिनलिंग भी खाने की मेज के सामने खड़ी हो गई, जिससे उन जानवरों की दृष्टि का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अध्याय 34। क्या मुझे वह सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बाई जिंग वहाँ अजीब तरह से खड़ी थी, उसके पीछे कई अन्य सफेद बिल्ली के बच्चे भी थे। वे इतने घबराए हुए थे कि उनके कानों पर मौजूद मुलायम बाल खड़े हो गए थे। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। कियाओ ली चलकर उनके पास आया और उसकी नजरें उनके हाथों में मौजूद वस्तुओं पर घूम गईं। कुछ लोगों के पास ताजा मांस था, जबकि अन्य लोगों के पास कुछ फल थे। हमें इसकी जरूरत नहीं है, दूर जाओ। बाई जिंग ने अपना सिर खुजाया। हम माफी मांगने आए हैं। कियाओ ली का छोटा सा चेहरा भावहीन बना रहा। मुझे पता है, अब जाओ, हमारे भोजन में बाधा न डालें। उनकी दोस्ताना भावपूर्ण कोशिश को ठुकराए जाने पर सफेद बिल्ली के बच्चे थोड़े उदास लग रहे थे। बीस्टकिन जाति के सभी प्राणी बलवानों की प्रशंसा करते हैं और ये सफेद बिल्ली के बच्चे वास्तव में ऐसा ही चाहते थे। कियाओ ली से दोस्ती करो, लेकिन स्पष्ट रूप से कियाओ ली का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कियाओ शीशी ने हस्तक्षेप नहीं किया और कियाओ ली को इसे स्वयं संभालने दिया। ये देखकर कि कियाओ ली उनकी बातों पर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, सफेद बिल्ली के बच्चे वे केवल अपना सामान लेकर नाराजगी से चले गए। ठीक है कियाओ ली, पहले खाना खा लेते हैं। परिवार के बैठ जाने के बाद मी क्यूई और मी लैन ने टहनियों का उपयोग करके कियाओ शीशी और अन्य लोगों की नकल की। वे अपने भोजन को उठाने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करते हैं। जैसे ही उन्होंने सुगंधित भुने हुए पीले मिट्टी के फलों को चखा, दोनों महिलाओं की आंखें चमक उठी। ऊपर इस पीले रंग के फल की बनावट अलग क्यों महसूस होती है? हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे कभी पता ही नहीं था कि येलो अर्थ फ्रूट इतना स्वादिष्ट हो सकता है। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारा खाना खाया। जाने से पहले कियाओ शीशी ने कुछ सामान भी पैक कर लिया था, ताकि वे इसे वापस ले सकें। जो पशुवंशी उसके प्रति दया दिखाते, उनके प्रति वह कंजूसी नहीं करती। खाना खत्म करने के बाद जिनलिंग अपने पंजों से लकड़ी को तेज करने चला गया। 3 लकड़ी के दरवाजे बनाना। हम इन दरवाजों को कैसे लगाएंगे? कियाओ शीशी ने लकड़ी के तख्तों को चिंता से देखा। यहाँ कोई कील नहीं है, लेकिन जिनलिंग को जरा भी चिंता नहीं थी। हड्डी के नाखूनों के साथ जिनलिंग ने कहीं से मुट्ठी भर हड्डी की कीलें निकाली और उनका इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित कर दिया। लकड़ी के दरवाजे। जल्द ही 3 दरवाजे लगा दिए गए। कियाओ शीशी अंदर गई, एक दरवाजा बंद किया और उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा बहुत मजबूत था और अच्छी तरह से सील किया हुआ। जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो ये बर्फीली हवा को अंदर आने से रोक सकेगा। आप आंगन के लिए किस तरह की बाड़ चाहते हैं? गोल खंभे अधिक मजबूत होते हैं। चलिए इनका इस्तेमाल करते हैं। कियाओ शीशी ने पीले रंग की मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ मिलाए और फिर उसे आधार के चारों ओर फैला दिया। दांव को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए माँ और उसके 3 बच्चे व्यस्त छोटी मधुमक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। बाड़ को मजबूत करें। होमशी थोड़ी दूर खड़ी होकर कियाओ शीशी को देख रही थी, जो इतनी थक गई थी कि एक सोफे पर बैठ गई थी। पानी पीने के लिए पत्थर की कुटिया। उसने जल्दी जल्दी पानी पिया और पानी उसकी गर्दन से नीचे बहने लगा। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी और उस पीलेपन के नीचे एक मोहक गुलाबी चमक थी। होमशी ने अनजाने में घूम भरा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर चलने लगा। होमशी, तुम क्या देख रहे हो? मीली अचानक प्रकट हुई और होमशी की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। होमशी ने मीली की ओर देखा। कुछ नहीं, बस कबीले की गश्त कर रहा हूँ। मीली ने उसकी निगाहों का पीछा किया और जब उसने कियाओ शीशी को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। तुम उस मादा आवारा जानवर की जासूसी कर रहे थे। होमशी ने नाखुशी से भौहें चढ़ाई। मीली, वह अब हमारे कबीले की पुजारिन है। होमशी को कियाओ शीशी का बचाव करते देख मीली और भी ज्यादा परेशान हो गई। पहले होमशी की नजरें सिर्फ मुझ पर ही थीं। उसके पास एक और के लिए जगह कब से थी? महिला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथी बनना चाहते हो? तुम अभी मेरे साथ वापस आ रहे हो। मीली ने होमशी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उससे बच निकला। मुझे अभी भी कबीले की निगरानी करनी है। मेरे काम खत्म होने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। होमशी के जाने की खबर देखकर मीली चिंतित हो गई। होमशी, यहीं रुक जाओ। अगर तुम आज मेरे साथ वापस नहीं आए तो तुम भूल जाओ, हमेशा मेरे साथ ही बने रहोगे।
होंग शी अविचलित रहे और पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। मीली ने गुस्से में अपना पैर पटका और उसकी पीठ को जाते हुए देखती रही। उसने गुस्से से कियाओ शीशी की पीठ की ओर घूर कर देखा, उसकी आंखों में तीव्र क्रोध की आग जल रही थी। कियाओ शीशी, तुमने मेरे पुरुष को चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कभी भी इससे बच निकलने नहीं दूंगा। अछू। कियाओ शीशी को अचानक छींक आए और उसने चारों ओर देखा। मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? माँ, हमने ये हिस्सा पूरा कर लिया है। वे अपने साथ लाए हुए सभी पीले कीचड़ और कंकड़ों का इस्तेमाल कर चुके थे। इसलिए कियाओ शीशी ने शावकों से कहा कि वे पत्थर के स्टूल पर जाकर बैठ जाएं और आराम करें। कियाओ शीशी अभी पानी उबालने ही वाली थी कि उसने होंगशी को बाहर आते देखा। दरवाजा। वह उठी और चलकर वहां गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? होंगशी ने पत्थर की मेज पर जानवर के मांस का एक टुकड़ा रखा। मेरे पिता ने मुझे पुजारी को भोजन पहुंचाने के लिए कहा था। ये कबीले की ओर से पुजारी को दी जाने वाली भेंट थी, इसलिए कियाओ शीशी ने इसे अस्वीकार नहीं किया। ठीक है। होंगशी का तुरंत जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि वो पत्थर के घर पर दरवाजे लगा दिए थे और आंगन पहले से ही तैयार था। आधी बाड़ लगी हुई, दीवार बहुत मजबूत लग रही थी। क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? कियाओ शीशी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। नहीं धन्यवाद, हमारा काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब आप वापस जा सकते हैं। होंगशी जाना नहीं चाहता था, लेकिन रुकने का कोई कारण भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वह केवल मुड़कर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जाना। कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा ताकि हम पहाड़ पर चल सकें। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। वह आधिकारिक कामकाज को नहीं भूलती थी। होंगशी के जाने के तुरंत बाद ही जिनलिंग और अधिक लकड़ी लेकर लौट आए। उन्होंने मिलकर आंगन के बाकी हिस्से की बाड़बंदी पूरी कर ली। जब उनका काम पूरा हो गया तो कियाओ शीशी और शावक पत्थर के स्टूल पर गिर पड़े, नहीं एक इंच भी हिलना चाहना। जिनलिंग ने उसे एक कप पानी दिया। आप सब थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं खाना बनाने जाता हूँ। कियाओ शीशी कहना चाहती थी, मुझे उठने में मदद करो, मैं अभी भी आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन असल में वह इतनी थकी हुई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह जहां है वहीं सो सकती है। जिनलिंग ने पत्थर की मेज पर रखे मांस पर एक नजर डाली और अनायास ही पूछा, ये कौन लाया है? मांस। अपनी पलकें उठाए बिना ही कियाओ शीशी ने कहा, ओह होंगशी इसे लाई है। उसने कहा कि यह मेरा था, पुजारी के रूप में हिस्सा ले। जिनलिंग के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जनजाति के पुजारी को शिकार किए बिना भी भोजन का एक हिस्सा मिलता था, लेकिन यह इस शर्त पर था कि जनजाति के पुरुष उस दिन शिकार से वापस लौट आए हों। खाना हमेशा उपलब्ध नहीं होता था। जिनलिंग ने लापरवाही से मांस का टुकड़ा उठाया और उसे एक पत्थर के बर्तन में रख दिया। उस रात उन्होंने 2 व्यंजन बनाए, लेकिन मांस का वह टुकड़ा पूरे समय पत्थर के बर्तन में ही पड़ा रहा। उस रात कियाओ शीशी को विशेष रूप से गहरी नींद आई। अचानक उसे अपने सीने पर घुटन भरा भारीपन महसूस हुआ। कियाओ शीशी की आंखें खुल गईं और उसकी नजर कियाओ आंख के छोटे से चेहरे पर पड़ी, जो उसके मुंह में लार टपका रहा था। नींद, ये छोटे छोटे जीव। उसने बिस्तर को पहले ही काफी बड़ा बना दिया था, लेकिन हर बार जब वह जागती तो उसे वे लोग अपने ऊपर सोते हुए मिलते। कियाओ शीशी ने उन्हें सावधानीपूर्वक एक तरफ हटा दिया। पहाड़ पर चढ़ने के बारे में सोच रहा हुनाज उसे एहसास हुआ कि वह वैसे भी सो नहीं पाएगी। सिस्टम, यहाँ से निकलो। आ रहे हैं मेजबान टिल्डर, जब मैं ये संग्रह अभियान पूरा कर लूंगा तो मुझे किस प्रकार का पुरस्कार मिल सकता है? मेजबान क्या चाहता है? क्या मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं? अध्याय 35, वह रास्ते में बहुत बड़ा अवरोध है। बिल्कुल नहीं, कियाओ शीशी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तो फिर तुम बेवजह मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब जबकि आपने मिशन पूरा कर लिया है, होस्ट, मैं आपके लिए स्टोव को अनलॉक करने के लिए आवेदन करूंगा। फिर आप दुकान में जाकर सामान के बदले उसे ले सकेंगे। ये हुई ना बात। कियाओ शीशी बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर चली गई। उसे धुंधला सा लगा कि उसने एक परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा। बाड़ के बाहर से गुजरा। वहां कौन है? बाहर से बाड़ का फाटक धक्का देकर खोला गया और जिनलिंग अपने हाथ में कुछ लिए अंदर चली गई। जलाओ लकड़ी, मैं शीशी हूँ। मैंने देखा कि हमारे आंगन में जलाने की लकड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए मैं कुछ लकड़ी लेने गया। अधिक। कियाओ शीशी ने उत्सुकता से द्वार की ओर देखा। वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि जो आकृति अभी अभी वहां से गुजरी थी वह जिनलिंग नहीं थी। क्या आप आज हमारे साथ पहाड़ पर आ रहे हैं? हाँ। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं पहाड़ पर कोई शिकार पकड़ सकता हूँ। जल्द ही भीषण ठंड पड़ने वाली थी। उनकी खाद्य आपूर्ति अभी भी सीमित थी, इसलिए उन्हें वास्तव में स्टॉक जमा करने की जरूरत है। कियाओ शीशी के हाथ मुंह धोने का काम खत्म होते ही शावक भी उठ गए। खाना खत्म होने के तुरंत बाद होंगशी वहां पहुंची। पुजारी जी, हमें पहाड़ की ओर चलना चाहिए। वह जगह काफी दूर है, इसलिए हमें एक गाड़ी की जरूरत होगी। जल्दी शुरुआत। ठीक है। कियाओ शीशी और शावकों ने अपने बाव पहन लिए और जिनलिंग उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। होंगशी ने जिनलिंग की ओर देखा और फिर कियाओ शीशी से कहा, पुजारी जी, वह मांस का टुकड़ा कैसा था? कल से, यदि आपको ये पसंद आया पादरी जी, तो मैं आज और ला सकता हूँ। कियाओ शीशी इस सवाल को सुनकर अचंभित रह गई। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, जिनलिंग ने सपाट लहजे में कहा, मैंने इसे खा लिया। यह अच्छा था। होंगशी की निगाहें सख्त हो गईं। हिरण के शरीर का वह टुकड़ा सबसे नरम था। उसने कियाओ शीशी के लिए विशेष रूप से पहाड़ पर उसका शिकार करने की परेशानी उठाई थी और जिनलिंग ने इसे खा लिया था। कियाओ शीशी थोड़ी हैरान थी। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? जिनलिंग ने कल रात खाना बनाया था और वह बहुत स्वादिष्ट था। और लाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी खाना है। चलिए पहले पहाड़ पर चलते हैं। होंगशी ने जिनलिंग को घूर कर देखा और आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगी। पुजारी जी, आप घास के फल क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या ये खाने योग्य है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ये खाने योग्य है। पुस्तक में कहा गया था कि घास के फलों से नमक का सार निकाला जा सकता है। चखे बिना कियाओ शीशी चाहती थी कि वह न जाने कब तक नमकीन खाना खाए, और वह चाहती थी कि काश वह सब कुछ अपने साथ ले जा पाती। ग्रास फ्रूट्स का घर अभी यहीं है। होंगशी उन्हें पहाड़ के पिछले हिस्से में ले गया। कियाओ शीशी ने गौर किया कि पहाड़ का पिछला हिस्सा संभवतः दक्षिण की ओर अधिक निकट था। भी यहाँ के जंगल में वनस्पति अधिक घनी और लंबी प्रतीत हो रही थी। संभावित खतरों से चिंतित होकर जिनलिंग ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और कियाओ शीशी को अपने साथ ले गया। और बाकी लोग उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। होंगशी आगे आगे चल रही थी और अपने आसपास किसी भी हलचल पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ती गईं। कियाओ शीशी को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या जानवर जैसे दिखने वाले लोग आमतौर पर पहाड़ के पीछे नहीं आते? होंगशी ने सिर हिलाया। हाँ,
पहाड़ के पीछे और भी खूंखार जानवर हैं, इसलिए मादाएं इस क्षेत्र में भोजन इकट्ठा करने के लिए आने की हिम्मत नहीं करती। जिनलिंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और हवा को सूंघा। इस पूरे रास्ते में मुझे किसी भी खूंखार जानवर की गंध नहीं आई है। हॉर्नशी की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। यही तो सबसे अजीब बात है। आमतौर पर जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारी हमेशा मुलाकात हो जाती है या दो खूंखार जानवर। यहाँ पहले कभी इतनी शांति नहीं रही। उनके शब्दों ने कियाओ शीशी और अन्य लोगों को अत्यधिक सतर्क कर दिया। जिस भी चीज से खूंखार जानवर गायब हो सकते थे, वह निश्चित रूप से कुछ और भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए थी। भयानक। क्या घास के फल उगने वाला स्थान अभी भी यहाँ से बहुत दूर है? अब ज्यादा दूर नहीं है, बस आगे ही है। कियाओ शीशी और उसके समूह ने ध्यान नहीं दिया कि उनके गुजरने के बाद एक हरा सर्प दानव प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे एक बड़े पेड़ से नीचे सरक गया। सांप के पीछे पीछे एक लंबी भुजाओं वाला वानर जैसा जानवर चल रहा था। दो जोड़ी चिकनी हरी आंखें लालच भरी निगाहों से उस दिशा में घूर रही थी जिधर कियाओ शीशी गई थी। यह एक मादा वांडरिंग बीस्ट है। मुझे उस पर निर्वासन फूल की खुशबू आ रही है, ग्रीन स्नैक बीस्ट ने अपनी जीभ धीरे से बाहर निकालते हुए कहा। लंबे भुजाओं वाले वानर राक्षस ने अपना मानव रूप धारण कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दो निशान बने हुए थे, सफेद फर के घने गुच्छे। तो फिर वो वही है। बोलने के बाद दोनों आकृतियां तेजी से जंगल में गायब हो गईं। एक और ढलान पार करने के बाद कियाओ शीशी और उसका समूह आखिरकार घोर अंधेरे में पहुंच गया। गुफा। पहाड़ के दूसरी तरफ जाने के लिए हमें इस गुफा से होकर गुजरना होगा। घास इस गुफा के ठीक दूसरी तरफ फल है। गुफा बहुत बड़ी नहीं लग रही थी, केवल इतनी चौड़ी थी कि दो लोग साथ साथ चल सके। जिनलिंग के पास अपने मानवीय रूप में वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हॉर्नशी की ओर देखा। आप ही आगे बढ़ो। हॉर्नशी ने सिर हिलाया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था। थोड़ा डरी हुई कियाओ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कियाओ जिक्सी का हाथ। माँ, मुझे डर लग रहा है। कियाओ शीशी ने उसे उठा लिया। डरो मत, माँ तुम्हें गोद में लिए हुए है। जिनलिंग ने कियाओ ली और कियाओ को ले जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वे छोटी बच्चियां नहीं थी, उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था। कियाओ ली ने कियाओ को तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम मुझे इतनी कसकर क्यों पकड़े हुए हो? अगर आपको डर लग रहा है तो किसी बड़े पुरुष से कहिए कि वह आपको उठा ले। कियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें पकड़े हुए हूं ताकि तुम खो न जाओ। कियाओ ली ने उपहास किया। कियाओ शीशी के समूह के गुफा में प्रवेश करने के बाद हरे सर्प दानव और लंबी भुजाओं वाले बीस्ट प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उन्होंने अपना मानव रूप धारण कर लिया और गुफा में हवा को सूंघा। क्या हमें अब उनके पीछे पीछे अंदर चले जाना चाहिए? वह एक ऐसे पुरुष के साथ है जो 5 स्टार बीस्ट सोल है और एक और जो 3 स्टार बीस्ट सोल है। अगर हम उनसे सीधे मुकाबले में लड़ेंगे तो हम जीत नहीं सकते। हरे रंग के सर्प जैसे राक्षस ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी आंखों में दुर्भावना की चमक थी। हम इंतजार करेंगे, उन्हें यहाँ बुलाओ और देखो कि वह कहाँ रहती है। ठीक है। इस दौरान गुफा के अंदर कुछ देर चलने के बाद कियाओ शीशी को आखिरकार आगे एक धुंधली रोशनी का घेरा दिखाई दिया। यहाँ थे। गुफा से बाहर निकलते ही कियाओ शीशी अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। लगभग उसकी ही ऊंचाई वाले पेड़ों पर घास के फल बहुतायत में उगते थे। हॉर्नशी चलकर वहां गई और एक उठा लिया। पुजारी जी, यह एक घास का फल है। कियाओ शीशी ने एक उठाया और उसे तोड़कर खोल दिया। यह साफ रस से भरा हुआ था। उसने उसे चाटा और उसका चेहरा सिकुड़ गया। बहुत नमकीन। कियाओ तुम लोग जल्दी करो और इन्हें ले आओ। आप जितने चुन सकते हैं उतने चुने। ठीक है। शावक खुशी खुशी छोटे से बगीचे में दौड़ पड़े और जल्दी से अपने छोटे छोटे थैलों में सामान भर लिया। भरा हुआ। डिंग डोंग। मेजबान, मिशन पूरा करने पर आपको बधाई। मैं अभी आपके लिए स्टोव का पेज लोड कर देता हूँ। अब कियाओ शीशी ने देखा कि पृष्ठ अभी भी काला है, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया और चुनने पर ध्यान केंद्रित किया। फल। जिनलिंग गई और कुछ बड़े पत्ते तोड़कर लाई, जिनका इस्तेमाल उसने कटी हुई घास को रखने के लिए किया। फल। यहाँ घास के फल बहुत अधिक थे। वे उन सभी को चुन नहीं सकते थे। आज उन्हें कल वापस आना होगा। कियाओ तुम लोग ज्यादा दूर मत भागो। चलिए वापस जाने की तैयारी करते हैं। हॉर्नशी और जिनलिंग दोनों ही घास के फलों का एक बड़ा बंडल ले जा रही थी। कियाओ शीशी और शावकों के बैग पूरी तरह से भरे हुए थे और वे सामान भी धो रहे थे। उनकी बाहों में बंडल थे। समूह घास के फलों से लदा हुआ वापस लौटा और अंधेरा होने से पहले कबीले में वापस आ गया। हॉर्नशी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर से जाने की योजना बना रहा हूं ताकि उसे वापस ला सकूं। आराम। पुजारी जी, आपको दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ न ले सकता हूं। कल मैं आपके लिए बाकी सामान ले आऊंगा, पुजारी जी। कियाओ शीशी ने मना नहीं किया। ठीक है, मैं कल आपको ठीक से धन्यवाद देना सुनिश्चित करूंगा। हॉर्नशी कियाओ शीशी की उज्जवल मुस्कान को निहारती रही और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। नहीं, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यही करना चाहिए। हॉर्नशी की आंखों में मोहक भाव देखकर जिनलिंग ने अपना शरीर थोड़ा सा खिसकाकर उसे रोक दिया। उसकी दृष्टि कियाओ शीशी पर टिकी हुई थी। यह अंधेरा है, अब आपको वापस चले जाना चाहिए। हॉर्नशी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से जिनलिंग की ओर देखा। जैसे ही वह मुड़ा और आंगन से बाहर निकला, उसके पीछे गेट जोर से बंद हो गया। एक धमाके के साथ। हॉर्नशी का चेहरा गंभीर था। वह सुनहरा बाघ जैसा जानवर तो बहुत ही मुसीबत है। अध्याय 36। शरीर की उत्पत्ति सक्रिय हो जाती है। सुबह नाश्ते के बाद कियाओ शीशी ने सारे घास के फल आंगन में रख दिए। जिक्सी, तुम इन सारे घास के फलों का क्या करने वाली हो? कियाओ शीशी ने एक घास का फल लिया, उसे काटकर खोला और उसके अंदर का रस एक पत्थर के बर्तन में डाल दिया। ऐसे ही रस को धीमी आंच पर उबालें। यह प्रक्रिया कठिन नहीं थी, इसलिए जिनलिंग ने मदद करने की पेशकश नहीं की। मैं आज पहाड़ पर जाने की सोच रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मुझे कोई शिकार मिल सकता है। आप सब यहीं रहें, अपने समुदाय में ही रहो और इधर उधर मत भटको। कियाओ शीशी को यह थोड़ा अजीब लगा कि वह उसे इस तरह डांट रहा था जैसे वह कोई बच्ची हो। ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप भी सावधान रहें। ठीक है। जाने से पहले जिनलिंग ने एक बार फिर बाढ़ की जांच की। इसकी पुष्टि करने के बाद ही कोई समस्या न होने पर वह आंगन से बाहर निकल गया। खाना खत्म करने के बाद कियाओ शीशी के बगल में बैठ गई और उसकी देखभाल करने में मदद करने लगी। आग। कियाओ और कियाओ ली ने अपनी लकड़ी की बाल्टियां उठाई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। वे प्रतिदिन स्नान करते थे और बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें प्रतिदिन और पानी लाना पड़ता था। उन्हें जाते देख कियाओ शीशी को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। माँ थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलेंगी। कियाओ ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने हमें धमकाने की हिम्मत की तो मैं उसे बुरी तरह पीट दूंगा। कियाओ शीशी ने उन कुछ सफेद बिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा जो कल उपहार लेकर आए थे और इससे वे नहीं रुके।
ठीक है, सावधान रहना। अगर बाल्टी पानी में गिर जाए तो उसे वहीं छोड़ दे। समझ गया। आंगन का द्वार बंद हो गया और कियाओ शीशी चूल्हे पर लौटकर मांस काटना जारी रखने लगी। घास फल, माँ, आप इस घास के फल का क्या करेगी? कियाओ कियाओ ने बर्तन में मौजूद साफ रस को हिलाया। उसने कई बार उसे सूंघा लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया किसी भी गंध का पता लगाना। माँ नमक के क्रिस्टल निकाल रही है। कियाओ कियाओ ने असमंजस में अपना सिर झुकाया, उसे पता नहीं था कि नमक के क्रिस्टल क्या होते हैं। यह एक प्रकार का मसाला है। अगर आप इसे खाने में मिलाते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। उस क्षण कियाओ कियाओ के लिए केवल 3 शब्द थे, स्वाद और भी बेहतर है। उसने सुना और वह और भी अधिक जोश से हिलने डुलने लगी। पुस्तिका में घास के फलों को नमक में परिष्कृत करने की विधि बहुत सरल बताई गई थी। रस को धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक वह पूरी तरह से वाष्पित न हो जाए। ये जांचने के लिए कि क्या यह विधि वास्तव में कारगर है, कियाओ शीशी ने पत्थर के बर्तन में बहुत अधिक रस नहीं डाला। सर्वप्रथम कुछ समय बाद, इतने समय बाद कि कियाओ कियाओ के छोटे हाथ थक गए, आखिरकार रस तैयार हो गया। उसमें से तेजी से बुलबुले निकलने लगे। कियाओ शीशी ने झुककर देखा और उसे नमक के क्रिस्टल के स्पष्ट कण दिखाई देने लगे। बर्तन का निचला भाग, अगर तुम थक गए हो तो माँ को काम संभालने दो। कियाओ कियाओ ने अपना सिर हिलाया। कियाओ कियाओ थकी नहीं है। काफी देर तक हिलाने के बाद रस पूरी तरह से वाष्पित हो गया, जिससे एक परत रह गई। पत्थर के बर्तन पर नाखून जितना मोटा नमक का क्रिस्टल जमा हुआ था। कियाओ शीशी ने चम्मच से नमक के क्रिस्टल खुरचकर एक कटोरे में डाले, फिर उनमें से थोड़ा सा नमक निकालकर उसे कटोरे में डाला। स्वाद, इसका स्वाद बिल्कुल नमक जैसा है। वह बेहद खुश थी। वह मुड़ी और नाश्ते में बचा हुआ येलो अर्थ फ्रूट उठाया, मेज को उठाया और उसे बीच से काट दिया। फिर उसने नमक के दाने अंदर छिड़क दिए। कियाओ कियाओ, जल्दी करो, इसे चखो और मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। जिज्ञासावश कियाओ कियाओ ने एक निवाला लिया और धीरे धीरे चबाने लगी। जैसे जैसे वह अधिक खाती गई, उसकी बड़ी बड़ी फिरोजी आंखें और भी चमकने लगी। माँ, इसका स्वाद वाकई बेहतर है। मैं और अधिक चाहता हूँ। कियाओ शीशी ने उसके लिए कुछ और व्यंजन तैयार किए और उसे धीरे धीरे खाने को दिया। उसने अभी अभी एक त्वरित गणना की थी। उसने 100 से अधिक घास के फलों का इस्तेमाल किया था, केवल कुछ दर्जन ग्राम नमक के क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं। पैदावार अभी भी थोड़ी कम थी। शाओ याओ, घास के फल साल में कितने मौसमों में उगते हैं? मेजबान, घास का फल हर 3 साल में एक बार पकता है। कियाओ शीशी ने हैरानी से कहा, वे हर 3 साल में केवल एक बार ही परिपक्व होते हैं। अचानक उसे लगा कि पीछे वाले पहाड़ पर घास के फल का वह छोटा सा हिस्सा उतना बड़ा नहीं है। सभी यहाँ के पशु मानव नमक को कैसे शुद्ध करते हैं? निश्चित रूप से वे केवल घास के फलों पर ही निर्भर नहीं रहते होंगे। वह ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मेजबान। बीस्ट वर्ल्ड में भी नमक के मैदान हैं, लेकिन वे तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। हम अभी वहां से बहुत दूर हैं। तो फिर इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब था? However, Tilda, the host can transplant the grass fruit into your space to cultivate them. कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे शरीर की नींव उजाड़ है और मेरा स्थान क्या वह सिर्फ एक बंजर भूमि थी? ये तो पहले की बात है। जब मेजबान पुजारी बन गया और उसने पशुमानवों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, आपके शरीर की नींव का एक छोटा सा हिस्सा सक्रिय हो गया है। आप वहां पौधे लगा सकते हैं और घास के फल साल में 2 बार पकते हैं। ये सुनकर कियाओ शीशी तुरंत अपनी चेतना के साथ उसके स्थान में प्रवेश कर गई। उसने तुरंत बंजर भूमि के बीच में एक ऐसा टुकड़ा देखा जो देखने में उपयुक्त लग रहा था, असाधारण रूप से पोषित और नम। आपका मतलब यहाँ है? कियाओ शीशी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने एक ऐसी चीज देखी जो जिनसेन फल की गुड़िया जैसी लग रही थी और उड़ रही थी ऊपर। जी हाँ होस्ट, ये बात है। जब आप बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो आपके शरीर की नींवों से सक्रिय किया जाएगा। लेकिन मैं तो पहले से ही पुजारी हूँ। क्या बाह्य ऊर्जा को अवशोषित करने के कोई अन्य तरीके हैं? शियाओ याओ का छोटा पीला चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी कामुक बड़ी आंखें कियाओ शीशी की ओर एकटक देखने लगी। शर्म और संकोच का मिश्रण वहां है। मेजबान शक्तिशाली नर जीवों के साथ संभोग कर सकता है। वे स्वभाव से ही मजबूत होते हैं और इसके बाद आप दोनों उनके शरीर की नींव की शक्ति को भी अवशोषित कर सकते हैं। हाँ हाँ, जियो याओ, क्या बात है मेजबान। कियाओ शीशी उसके चेहरे को घूरती रही। क्या आपके पिछले किसी होस्ट ने कभी आपसे कहा है कि आपका चेहरा नितंब जैसा दिखता है? शाओ याओ का गोल मटोल चेहरा पीला पड़ गया। मेजबान, ये तो व्यक्तिगत हमला है। कियाओ शीशी ने उपहास करते हुए कहा, तुम तो कोट का एक टुकड़ा हो। आपको हमला करने के लिए व्यक्ति कौन होना ही चाहिए? मैं बस सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि गोल्डन टाइगर बीस्ट एक अच्छा विकल्प है। कियाओ शीशी ने शियाओ याओ की लगातार बकबक को नजरअंदाज करते हुए अपनी जगह से हट गई। सक्रिय किया गया छोटा सा भूभाग बड़ा नहीं था, लेकिन यह उससे बेहतर था। कुछ नहीं, वह कुछ घास फल के पेड़ों को उसमें रोककर लगा सकती है। टकराना। कियाओ शीशी जब विचारों में डूबी हुई थी तभी आंगन के द्वार के बाहर से एक आवाज आई। कौन? वहां कौन है? वह सावधानी से फाटक तक गई और बाड़ में बने एक छेद से झांका, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। बाहर किसी को देखना। वहां कौन है? गेट के बाहर से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी हड्डी की छुरी पर अपनी पकड़ और कस ली, लेकिन उसे एक आवाज के बाद और कुछ नहीं सुनाई दिया। क्या ये कुछ छोटे शावकों की शरारत हो सकती है? कुछ देर और देखने के बाद और यह पुष्टि करने के बाद कि बाहर कोई नहीं है, वह वापस लौट गई। चूल्हा। वह आज बचे हुए सभी नमक के क्रिस्टल निकालने की कोशिश करना चाहती थी। कियाओ शीशी को दोबारा काम में व्यस्त देखकर कियाओ कियाओ आज्ञाकारी होकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। खट खट खट। आंगन के द्वार पर फिर से दस्तक दी गई। भौहें चढ़ाते हुए कियाओ शीशी फिर से गेट की ओर चली और बाहर से होंशी की आवाज सुनी। पुजारी जी, हम सारे घास के फल वापस ले आए हैं। जब कियाओ शीशी ने सुना कि यह होंशी है तो उसने द्वार खोल दिया। होंशी के पीछे कई नर पशु मानव थे, जिनमें से प्रत्येक के पास घास के फलों से भरा एक बड़ा थैला था। वे अंदर चले गए। आप उन्हें बस वहीं रख सकते हैं। होंशी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, पुजारी, ये सब घास का फल है। पहाड़। कियाओ शीशी ने देखा कि वे जो घास के फल वापस लाए थे उनसे आंगन लगभग भर गया था। वहीं से अच्छी मात्रा में नमक के क्रिस्टल को परिष्कृत किया जा सकेगा। धन्यवाद। इस घास के फल से नमक के क्रिस्टल निकालने के बाद मैं उन्हें साझा करूंगा हर किसी के साथ। नमक के क्रिस्टल। पुजारी जी, क्या आप कह रहे हैं कि इस घास से नमक के क्रिस्टल निकाले जा सकते हैं? फल। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। होंशी ही वह व्यक्ति थी जिसने उसे सबसे पहले घास के फल तक पहुंचाया था। वह जगह ऐसी थी कि उसने इसे गुप्त रखने की योजना नहीं बनाई थी। वह नमक के क्रिस्टल का एक हिस्सा देती थी उन पशु पुरुषों को जिन्होंने मदद की, धन्यवाद के रूप में उपहार स्वरूप। अध्याय 37। बंदी कियाओ शीशी ने उन्हें अपने द्वारा निकाले गए नमक के क्रिस्टल दिखाए। होंशी ने पहले भी नमक चखा था। उन्होंने इससे पहले एक घुमंतु व्यापारी से कुछ सामान खरीदा था।
वह एक व्यापारी था और इसके लिए उसे काफी जानवरों की खालें गंवानी पड़ी थी। ये सोचना कि उनके कबीले के पीछे पहाड़ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध था और उन्होंने कभी भी उन्हें भी पता था। हॉन शी की निगाहें कियाओ शीशी पर और भी तीव्र हो गईं। मैं इस बारे में सरदार को बता दूंगा। मैं दोबारा खोजूंगा और देखूंगा कि और भी है या नहीं। आसपास के पहाड़ों पर घास और फल उगते हैं। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। अगर उन्हें और मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप सभी के परिश्रम के लिए धन्यवाद। जनजाति के पुजारी को ये खबर बताने के लिए उत्सुक हॉन शी ने कुछ घास के फल उठाए और वहां से चली गई। अन्य नर पशु मानव। जैसे ही कियाओ शीशी ने अपने आंगन का द्वार बंद किया, एक आकृति एक बड़े पेड़ के पीछे से बाहर निकली। मीली की आंखों में क्रोध भरा हुआ था। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि नमक की खोज उसी ने की थी। घास के फलों में पाए जाने वाले क्रिस्टल। इस रफ्तार से तो कियाओ शीशी की कबीले में स्थिति को हिलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब उन श्रेष्ठ पुरुषों की नजरें मुझ पर नहीं रहेंगी। हताशा से उबलती हुई मीली नदी के किनारे गई और जमीन से एक पत्थर उठा लिया और उसे पानी में फेंक दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। वह आगे बढ़ती गई और जब उसे होश आया तब उसे एहसास हुआ। वह धारा का अनुसरण करते हुए लगभग जनजाति के क्षेत्र से बाहर निकल चुकी थी। वहां आसपास कोई दूसरा जानवर जैसा इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह थोड़ी डर गई और जल्दी से वापस चलने लगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, एक हाथ ने उसका मुंह दबा दिया और वह घनी वनस्पति में घसीटा गया। MMMPH। लंबे भुजाओं वाले वानर राक्षस ने अपना मानव रूप धारण किया, एक लता निकाली और मीली को उससे बांध दिया। ऊपर हरा सर्प दानव एक तरफ खड़ा था। उसकी दोनों जीभ इतनी करीब से बाहर निकली हुई थी कि लगभग उसने अपना चेहरा छुआ। मीली इतनी डरी हुई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम सब भटकते हुए जानवर हो, मुझे जाने दो। हम आपको पकड़ने की योजना नहीं बना रहे थे, लेकिन आपने खुद को थाली में परोस दिया। इसका परफेक्ट, वी कैन टेक यू बैक एंड कंप्लीट आवर मिशन। नहीं, ऐसा मत करो। MMMPH। लंबे हाथों वाले वानर जैसे जानवर ने मीली को अपने कंधे पर उठाया और तेजी से ऊपर की ओर चल पड़ा। पर्वत। जिनलिंग एक हिरण जैसे जानवर को घूर रही थी। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, उसे आगे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपने शिकार को नीचे रखा, एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और आगे की हलचल पर नजर रखने लगा। दूर से उसने दो नर घुमंतु जानवरों को एक मादा को ले जाते हुए देखा जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। दिशा। जिनलिंग ने उस मादा के नुकीले सफेद कान देखे। ब्लैकस्टोन जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति थी, वह पास ही में थी, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वांडरिंग बीस्ट्स ने उसे वहीं से पकड़ा होगा। यह सोचते ही जिनलिंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह उछलकर बाहर आया और ग्रीन को मुक्का मारा। पीछे की तरफ स्नैक बीस्ट है। लंबे भुजाओं वाले वानर जैसे जानवर ने अपना सिर घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से देख पाता, जिनलिंग भी एक ही मुंह से जमीन पर गिर गया। जिनलिंग का चेहरा भावहीन था। महिला को जाने दो। लंबे हाथों वाले वानर जैसे राक्षस का चेहरा गंभीर था। वे इतने लंबे समय से घात लगाकर बैठे थे और अंततः एक मादा को पकड़ने में कामयाब हो गया था। अगर वे उसे जाने देते हैं तो खाली हाथ लौटना या मृत्युदंड हो सकता है। वो लोग जो एक जानवर जैसे दिखने वाले इंसान को हड्डियों समेत खा जाते थे, उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। असंभव। हरे रंग के नाग राक्षस ने जिनलिंग का रास्ता रोक दिया। तुम महिला को ले जाओ और पहले जाओ। लंबे हाथों वाले वानर जैसे जानवर ने मीली को जमीन से उठाया और भाग गया। जिनलिंग ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और हरे नाग दानव से लड़ने लगा। भागते समय मीली ने किसी तरह अपने मुंह में ठूसी हुई खरपतवारों की गठरी को थूककर बाहर निकाल दिया। मुंह। वह गिड़गिड़ाने लगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं आपको हमारी जनजाति की एक बहुत ही सक्षम महिला के बारे में बता सकता हूँ। वह नहीं कर सकती, वह न केवल बीमारियों का इलाज करती है, बल्कि वह बेहद उपजाऊ भी है। वह तो हमारे कबीले की पुजारिन भी है। लंबी भुजाओं वाला वानर राक्षस दौड़ना बंद कर दिया। क्या कहा आपने? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसका नाम कियाओ शीशी है। उस कबीले में एक शावक था जिसका पैर टूट गया था और उसने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। लंबे भुजाओं वाले वानर जैसे जानवर ने मीली को आश्चर्य से देखा। क्या वह वाकई इतनी अद्भुत है? हाँ, अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। लंबे हाथों वाले वानर जैसे राक्षस की आंखों में एक चालाक चमक दिखाई दी। मीली द्वारा वर्णित महिला मेरे लिए बहुत ही आकर्षक है। अगर मैं उसे पकड़कर वापस ले आऊं तो क्या मुझे कभी बाहर भटकना पड़ेगा दोबारा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए लंबी भुजाओं वाले वानर राक्षस ने मीली को नीचे उतारा और उसके हाथ पर काट लिया। हे स्त्री, मैंने अपनी सुगंध तुम पर छोड़ दी है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ढूंढ निकलूंगा। आप कहीं भी जाएं। मीली ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। लंबे हाथों वाले वानर जैसे जानवर ने उसे बांधने वाली लताओं को काट दिया और उसे वापस जाने दिया। मीली अभी ज्यादा दूर नहीं चली थी कि उसने जिनलिंग को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वह सिसकते हुए जिनलिंग के पास दौड़ी। जिनलिंग, तुम मुझे बचाने आए हो? जिनलिंग अचानक रुक गया और तेजी से मीली के हमले से खुद को बचा लिया। यह आप है? मीली ने अपने आंसू पोंछे। वह दयनीय लग रही थी। हाँ, यह मैं हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरे पास आपको चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना साथी बनाऊंगा। क्या आप तैयार होंगे? जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ दिख रहे थे। उसे यह पता नहीं था कि मीली को बंदी बनाया गया था। पुरुषों का कर्तव्य था कि वे महिलाओं की रक्षा करें, लेकिन जिस महिला से उन्हें घृणा थी उसके लिए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर देखने का विकल्प चुनना। जिनलिंग मुड़ी और पहाड़ से नीचे उतरने लगी। अरे जिनलिंग, मेरा इंतजार करो। आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि मुझे आपका धन्यवाद कैसे करना चाहिए। अभी तक कोई जरूरत नहीं है। जिनलिंग की चाल तेज थी। अपने छोड़े हुए शिकार को ढूंढने के बाद वह गायब हो गया। पहाड़ों को पलक झपकते ही पार कर लिया। मीली को डर था कि कहीं लंबे हाथों वाला वानर दानव अपने वचन से मुकर न जाए, इसलिए वह जिनके पीछे पीछे भागी। लिंग डर के मारे दौड़ रहा था। जब जनजाति नजर आने लगी तभी उसने अपनी गति धीमी की। कबीले में लौटते ही उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। अगर कियाओ शीशी न होती तो मैं उन भटकते जानवरों के हाथों पकड़ा न जाता। वही उन्हें यहाँ लेकर आए होगी। मीली अपनी एड़ी पर घूमी और कबीले के पुजारी से शिकायत करने चली गई। लेकिन जब पुजारी को कियाओ शीशी द्वारा नमक के क्रिस्टल की खोज के बारे में पता चला तो वह ऐसा नहीं कर सका। इसके अलावा कुछ भी मत सुनना। वह पूरी तरह से जल्द अधिक से अधिक घास के फल खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कियाओ शीशी इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। शावक बारी बारी से बर्तन में रखे तरल पदार्थ को हिलाने में मदद कर रहे थे। उसका काम घास के फलों से रस निकालना था। जब जिनलिंग अपने शिकार को लेकर लौटा तब कियाओ शीशी शावकों के साथ थोड़ा आराम कर रही थी।
पत्थर की बेंच पर मेज पर नमक के क्रिस्टल से भरा जार देखकर जिनलिंग भी उतनी ही आश्चर्यचकित रह गई। ये सब घास के फलों से आया है। ये सही है। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो मैं जनजाति के उन जानवरों को भी कुछ देने की योजना बना रहा हूं जिन्होंने मदद की थी। संसाधित। हमारे पास बाकी का सामान काफी मात्रा में होना चाहिए जो हमें लंबे समय तक चलेगा। जिनलिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। जिक्सी, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। कियाओ शीशी ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। अब जब हमारे पास नमक है तो आज रात का हमारा खाना निश्चित रूप से और भी स्वादिष्ट होगा। अच्छा, मैं पहले शिकार तैयार करने जाता हूँ। जब जिनलिंग आंगन के पिछले हिस्से में गया तो उसने कियाओली और कियाओ आन को अपने पास बुलाया। करीब से ध्यान दो, मैं आपको शिकार तैयार करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। बस देखते रहो, पहले पूरी प्रक्रिया देखें। कियाओ शीशी ने पिछवाड़े की ओर एक नजर डाली। जिनलिंग सचमुच एक अच्छे पिता की तरह है। वह शावकों की इतनी सावधानीपूर्वक देखभाल करता है, उन्हें सिखाता है, उन्हें इतनी सारी बातें बताई जो उन्हें किसी ने कभी नहीं बताई होंगी। कियाओ ली और कियाओ आंग बहुत लगन से सीख रही थी और जिस तरह से वे जिनलिंग को देख रही थी, इसमें सूक्ष्म परिवर्तन आया था। कियाओ शीशी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। जिनलिंग ने कहा था कि हिरण का खून बहुत पौष्टिक और अच्छा होता है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसने इसका इस्तेमाल सूप बनाने में किया।